ठीक है, तो चलिए चंद्रोदय जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे आपने वेद के 6 पार्ट बताए थे, उसमें निरुक्त और शिक्षा को आपने सही उच्चारण के लिए बताया था, जबकि आपने जो हम्म। चार्ट दिखाया था उसमें चार्ट में वो सही उच्चारण का ब्लॉक अलग जगह बना हुआ था। सर थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा, तो देखें, वो है 6 अंग तो कंफर्म है आप लोगों को। जी। ठीक है, जी। छंद पादौ तु वेदस्य, ये स्पष्ट है आप लोगों को 6 अंग। जी सर। उसके अलावा आपका जो शिक्षा है, यह जो है यह वर्ण स्वर मात्रा इत्यादि का जो उच्चारण होता है इसके लिए होता है। ठीक है, क्योंकि वहां कह भी देते हैं कि वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। शिक्षा का जब लक्षण बताते हैं शिक्षा है क्या, तो वहां स्पष्ट कर देते हैं कि वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। तो स्पष्ट हो गया कि शिक्षा हो गया आपका वर्ण स्वर मात्रा इत्यादि के उच्चारण के लिए। और एक कौन सा था आपका, निरुक्त। जी। ठीक है, निरुक्त। तो निरुक्त जो होता है वह वैदिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है। जो हमने तीन का ब्लॉक किया, दो दो का एक एक में, तो शिक्षा और निरुक्त को इसलिए एक साथ रखा गया क्योंकि निरुक्त लेकिन उन शब्दों का निर्वचन करेंगे। लेकिन सर ब्लॉक आपने सही उच्चारण का अलग बनाया हुआ था, उसमें शिक्षा और उसको निरुक्त को नहीं लिया था, वो जो चार्ट था अच्छा, उसके अंदर। अच्छा, हो सकता है कि लिखने में कहीं भ्रम हो गया हो मुझसे। तो तत्काल लिखा था तो इसलिए हो सकता है भ्रम हो गया हो। तो अब तो किस किस का वो हो ब्लॉक गया। होगा सर? अर्थबोध में तो होगा एक तो। अच्छा, मैं इसको अभी थोड़ी देर में फिर लिख करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू। अगे, हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन अगला। था। सर एक हाँ, क्वेश्चन था मेरा। आपने जो 3 स्कंद हाँ। बताए थे, कहीं कहीं 5 स्कंद बताए, कहीं 6 स्कंद बताए, तो हमको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कंदों का वर्णन करो, तो हम 3 का करें, 5 का कि 6 का करें? देखें, 3 मुख्य स्कंध हैं आपके, सिद्धांत, संहिता और होरा। 3 मुख्य स्कंध हैं। हाँ इसके जी। अलावा इन तीनों का मुख्य वर्णन आप करेंगे। इसके अलावा आप चूंकि इसको प्रदर्शित कर देंगे कि इसके अतिरिक्त आगे के समय में शकुन और प्रश्न, यह दो अलग विधाएं होने के कारण इनको भी अंग के रूप में कुछ आचार्यों ने ग्रहण किया। तो अगर ठीक है। इनको ग्रहण करते हैं तो 5 हो जाएंगे, अन्यथा मुख्य 3 ही स्कंध हैं। और एक ठीक छठवा है, भी आपने मुहूर्त मुहूर्त भी बताया था, हाँ, एक मुहूर्त छठवा। को भी बाद में लोगों ने ग्रहण किया है, तो इसीलिए मैंने वहां पे प्रयोग किया था कि कुछ आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है, वह आधुनिक आचार्य हैं। अच्छा, तो यानी मेन कि 5 स्कंदों के बारे लगभग में ही उन लिखना है। हाँ, मुख्य रूप से आपको 3 का ही लिखना है। और आप उसको, चूंकि परीक्षा की बात होती है तो उसमें यह प्रदर्शित कर देते हैं कि यह भी चीज है, ये मुझे ज्ञात है, मुझे पता है। इसको अच्छा। दिखाने के लिए आप यह लिख देते हैं कि भाई यह भी कुछ आचार्यों का मत है। उसको ठीक जैसे है सर। नोट फुटनोट की तरह से दिखा देते हैं। ओके सर, सर थैंक यू। ये होरा स्कंद की समाज में क्या उपयोगिता है? जी, प्राची जी, होरा स्कंध की ही सबसे अधिक समाज में उपयोगिता है, क्योंकि समाज जो ज्योतिष को जानता है वह सबसे अधिक होरा स्कंध के कारण ही जानता है ज्योतिष को। जो आप कुंडली इत्यादि निर्माण करते हैं अथवा कुंडली देखते हैं, वह होरा स्कंध के अंतर्गत ही है। गणित पक्ष जो हमारा है, सिद्धांत पक्ष जो है, उससे समाज को बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत स्कंध का मूल उद्देश्य आप ध्यान में रखें। सिद्धांत स्कंध का मूल उद्देश्य पंचांग निर्माण करना है, ग्रह स्पष्टीकरण और पंचांग बनाना, यह सिद्धांत स्कंध का मूल उद्देश्य है। अब पंचांग का उपयोग तो ज्योतिषी करेगा, और ज्योतिषी उस पंचांग के द्वारा
जो फलादेश करेगा, उसके द्वारा जो कुंडली बनाएगा अथवा मुहूर्त का ज्ञान करेगा, वह समाज के लिए करेगा। तो जी जी समाज के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी है वह आपका होरा स्कंद ही है। ठीक है सर, बस थैंक है। यू। ठीक, नमस्कार सर। ये हाँ ज्योतिष शास्त्र का नमस्कार। उद्देश्य आपने बताया था। जी जी, एक नमस्कार। बार पुनः शुरू से, ज्योतिष आराम से शास्त्र का आराम से। उद्देश्य। हाँ हाँ बोले। जी, आपने ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य बताया था, जिसमें आपने 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया था। एक तो है वेद विहित यज्ञादि कर्म के संपादन हेतु काल के धारण। हम्म, दूसरा है संपूर्ण प्राणी व पृथ्वी का शुभाशुभ ज्ञान। ये सही है संहिता का हो गया। ठीक है। जी। तीसरा क्या था? तीसरा था तीसरा किसी, उद्देश्य। तीसरा जो होगा वो होरा का हो जाएगा, व्यक्ति विशेष के जीवन के शुभाशुभ का ज्ञान करना, प्राणी किसी व्यक्ति विशेष के। जी, ठीक है। धन्यवाद। यह तीनों स्कंधों का मैंने एक एक लाइन में बताया था आपको। ठीक है। अच्छा, हाँ, तीनों स्कंधों के लिए एक एक लाइन में इसको मैंने आपको बताया है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि पहला संहिता हो गया, दूसरा सिद्धांत हो गया, पहला सिद्धांत, दूसरा संहिता, तीसरा हो रहा। होरा हो गया। इनको एक लाइन में मैंने डिफाइन किया कि मतलब आप इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। सर एक प्रश्न है। हाँ आपने कल्प बताया हाँ, था, ललित जी बोले। कल्प जी बताया था आपने, और कल्प के 4 भाग बताए थे। एक तो श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ल सूत्र। तो ये हाँ, सब श्रोत सूत्र और शुल्ल सूत्र के बारे में थोड़ा सा क्लियर करें सर। सूत्रों के बारे में। हाँ, श्रोत सूत्र और शुल्ल सूत्र ये क्या है? सुलभ और श्रोत सूत्र और शुल्ल सूत्र। ये अच्छा, कल्प के 4 सूत्रों वेद के। हैं सर, कल्प के 4 वेद हैं सर। कल्प के आपके 4 भेद, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। और ग्रह सूत्र तो और एक शुल्ल सूत्र है। तो ये हाँ, श्रोत तो सूत्र, किसके बारे में, किसके बारे में? श्रौत सूत्र, श्रौत और सूत्र। हाँ हो। देखिए, श्रौत सूत्र से आप स्पष्ट ध्यान दें कि श्रौत की बात कर रहा है, अर्थात वेद की बात कर रहा है वह। ठीक है। वहां पर जो आपका होता है कि जो यज्ञ याज्ञादि जो ब्राह्मण में वर्णित हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है ना, उनका जो करने का विधान होता है, किसी भी यज्ञ को करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपको श्रौत सूत्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है। स्पष्ट हो रहे हैं ललित जी? हाँ हाँ जी, एक शुल्ल सूत्र, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्रों में मुख्य रूप से जो यज्ञीय कुंड और मंडप निर्माण होते हैं, यज्ञ में कुंड बनाए जाते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के कुंडों का निर्माण होता है। ठीक है। अष्टदल, योनि और अलग अलग तरह के कुंडों का निर्माण किया जाता है। और मंडप, उसके लिए जो मंडप बनाया जाता है यज्ञ के लिए, उनके निर्माण के लिए जो ज्यामितीय माप की विधि होती है, वह मुख्य रूप से आपको शुल्ब सूत्रों में मिलती है। तो इसीलिए आश्वलायन का शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है और बौधायन का। तो इसीलिए कहा जाता है कि पाइथागोरस के जो प्रमेय हैं, उससे भी बहुत पहले प्रमेयों की चर्चा वहां हमको प्राप्त हो जाती है, बौधायन में। समझ रहे हैं? तो ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण इत्यादि के लिए जो माप और उनको बनाने का प्रकार, वह हमको शुल्ब सूत्रों में प्राप्त होता है। धन्यवाद सर, बहुत बड़ा अच्छी बात। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। और पाइथागोरस तो न्यूमरोलॉजी के थे ना? एक सेकंड। हाँ, अरुण जी बोल रहे हैं? जी सर। हाँ बोले। पाइथागोरस तो न्यूमरोलॉजी के थे ना? हमारा जो पाइथागोरस ज्यामिति के थे, उनका आपका प्रमेय उनके पढ़ाए जाते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं उसको, अब चूंकि इंग्लिश के वर्ड्स से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है। जिसमें कोणीय, कोणीय जिसमें गणित। हाँ, कोणीय गणित
त्रिकोणमिति इत्यादि। ज्यामिति में है सर। ज्यामिति ज्यामिति ज्यामिति। पर उसमें ज्योतिष के विषय में उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया, ये भी बात ठीक है। अच्छा, कौन? पाइथागोरस? जी नहीं, पाइथागोरस का हमसे कोई तात्पर्य नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पाइथागोरस से बहुत काल पूर्व सुलभ सूत्रों में प्रमेयों की चर्चा है, तो यह कंफर्म करता है कि ज्यामिति के आपके गणित का ज्ञान उस काल में इतना उन्नत रूप में था। हाँ जी ठीक है, यह हमारा बता। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर हाँ, बोले। हाँ। भी हो जाए तो ज्यादा होरा के अंतर्गत ब्रिज, एक मिनट अरुण जी अपना आप कर लेंगे। अरुण जी आप कर लीजिए। हाँ ब्रिज। हाँ सर, होरा, मेरा हाँ। नाम ब्रिजमोहन है। हाँ ठीक जी। ये जानना चाहता था कि होरा के अंतर्गत सर ये जो प्रश्न शास्त्र है उसमें एक दक्षिण भारत की एक अष्टमंगल पद्धति के बारे में लिखा हुआ है इसमें, तो इसका थोड़ा सा आधारभूत परिचय दे सकेंगे क्या? ये अष्टमंगल पद्धति क्या है? नहीं, देखें, एक्चुअली अपने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के हाँ, ये विधान में बहुत अंतर है। अच्छा। और मैंने दक्षिण भारत के किसी भी जो मुख्य वहाँ के ग्रंथ हैं उसका किसी का अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए मेरे लिए उस विषय में कुछ बता पाना कठिन है। क्योंकि इसमें बहुत सी नितांत नई चीजें हैं, जैसे स्वर विज्ञान का सिद्धांत, वो भी स्वर विज्ञान आपके यहाँ भी है? अच्छा, उसका क्या आपका इनका आप पढ़ेंगे, उसका ग्रंथ का नाम क्या नाम है? नरपति जयचर्या। अच्छा। नरपत जयचर्या को पढ़ेंगे, उसमें पूरा स्वर विज्ञान पे ही आधारित है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसका आपके यहाँ का है? इसका आधार क्या होता है सर? यहाँ पर दो प्रकार से चलते हैं। ठीक है। एक तो जो अ आ इत्यादि हैं वर्ण, हाँ। इनको ग्रहण करके इनके द्वारा वहां किया गया है, और कुछ चीजों को आपके जो श्वास होते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनके आधार पर भी वहां पर कुछ चर्चा की गई है। मुख्य तो है उस वर्णों के आधार पे। ठीक है। तो वो नरपत जयचर्या को आप देखेंगे तो इसमें बहुत विस्तार से पूरा वर्णन है, बेसिक से लेके और अंत तक, शुरू से और अंत तक इसके बारे में आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद सर। एक ये प्रश्न है, आपके पंच सिद्धांतिका का जो आपने बताया है, थोड़ा सा इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है सर, थोड़ा सा क्लियर करिए सर। पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम, ये दो अलग अलग वर्ड एक्सप्रेशन जी बता। ठीक है, सुने। पंच सिद्धांतिका जो है यह आचार्य वाराह मिहिर का ग्रंथ है, और यह एक स्वरूप से आप इसको कह सकते हैं, यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब इतिहास को समेटा हुआ है। इसके नाम में ही चीज जुड़ी हुई है कि पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांतों का समूह इस ग्रंथ में। यहाँ वाराह मिहिर ने क्या किया है कि पुलिस, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह, यह 5 सिद्धांत, पुलिस, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह, इन 5 सिद्धांतों की मूल बातों का वहां पे इकट्ठा किया है। क्योंकि बाद में यह ग्रंथ जो थे अलग अलग, पौलिस, रोमक, वासिष्ठ, सौर, पैतामह, सौर्य तो सूर्य सिद्धांत आज भी चलता है, लेकिन कालक्रम में बाकी ग्रंथ विलुप्त हो गए। उनके समय कुछ चीजें प्राप्त थी, वह जिस रूप में उनको प्राप्त हो, उन्होंने उनका संकलन किया है। संकलन, ठीक है, वह पंच सिद्धांतिका है। उसमें उन सभी ग्रंथों के अनुसार आहरगण इत्यादि बताए हैं उनके सिद्धांतों के। यह है पंच सिद्धांतिका। इसीलिए हम लोग इसको एक ऐतिहासिक, ब्रिजमोहन जी एक मिनट रखें, ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। और दूसरा है, आपने कहा आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम आचार्य आर्यभट्ट का लिखा हुआ ग्रंथ है। ब्रिजमोहन जी आपका माइक ऑन करना प्लीज। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है,
इसको उन्होंने आपको मुख्य रूप से दो भागों में रखा है, एक गणितपाद, एक गोलपाद। स्पष्ट है ललित जी? हाँ बोलिए सर। स्पष्ट हो गया आपको? पर वो सर उसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं ना, क ख ग न, वो आर्यभट्टी में कुछ हाँ बोल कैसे हाँ वो बता देता। वहाँ क्या है, देखें, हमारे यहाँ जो संख्याओं को बताने का विचार है, वहाँ हमारे वहाँ श्लोक में ही बातें कही गई हैं। ब्रिजेंद्र जी कृपया अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ब्रिजेंद्र जी, सॉरी, ब्रिजमोहन जी बोल रहा था, ब्रिजेंद्र जी, हाँ ठीक है। वहाँ पे हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह श्लोकों में हैं, तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमारे यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है सभी ग्रंथों में। जैसे आपको 3 कहना हो तो राम कहेंगे या अग्नि कहेंगे या गुण कहेंगे, श्लोकों में सभी ग्रंथों में ऐसा मिलेगा। मात्र एक आर्यभट्टियम है, वहां पर एक अलग विधा उन्होंने स्वयं की अपनी एक अलग विधा प्रकट की है, और उन्होंने जो वर्ण हैं क ख ग इत्यादि, इन वर्णों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया है। जैसे एक क को 1 मान लिया, ख को 2 मान लिया, इस प्रकार से उन्होंने अपना एक बनाया है प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने सभी श्लोकों की रचना की है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, कोडिंग किया है उन्होंने जी। स्पष्ट हो गया? वही है वह, मात्र यह आर्यभट्टियम में है। बाकी सभी आपके ग्रंथों में एक ही प्रक्रिया है, जो मैंने अभी कहा, गुण मान लेना, आकाश के जितने पर्यायवाची हो वो शून्य के लिए मान लेना, 4 के लिए आपको समुद्र कहना, 7 के लिए पर्वत या अश्व कहना, घोड़े के पर्यायवाची कहना, 12 के लिए सूर्य का या सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करना, 1 के लिए चंद्रमा का प्रयोग करना। तो इस प्रकार के सभी ग्रंथों में यही चलेगा, मात्र आर्यभट्टियम का अपना व्यक्तिगत कोडिंग है। सर एक प्रश्न मेरा है, विकास बोल रहा हूँ सर। जी जी विकास सर, शुरू के पाठ में आपने अवकहड़ा चक्र पुस्तक के बारे में बताया था, तो ये दिल्ली जाने का मौका मिला तो सर हमने किताबें खरीदी हैं, तो एक हमने चौखंबा से लिया है और एक मोतीलाल से लिया है, तो दोनों में लेकिन श्लोकों का फर्क है और अलग अलग श्लोक हैं। तो एक मेरा प्रश्न ये है कि उस किताब से क्या बेसिक जानकारी किस बारे में मिलती है, और दूसरा प्रश्न ये है सर कि गोल के बारे में कोई सरल हिंदी में किताब है, खगोल विज्ञान या गोल के बारे में? जी विकास जी, आपने जो पुस्तकें ली हैं उसको ध्यान देंगे तो हो सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक पर अवकहड़ा चक्र लिखा होगा, एक पर वकहड़ा चक्र लिखा होगा उसके नाम में भी, पहली चीज। और अगर नहीं भी लिखा होगा तो दोनों किताबें, पुस्तकें बेसिक नॉलेज की हैं। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि आपको 7 दिनों के नाम, 27 नक्षत्रों के नाम, 28 योगों के नाम, दोनों अयन के नाम, 6 ऋतुओं के नाम, यहाँ से प्रारंभ करके और कुछ मुख्य मुहूर्त, मुख्य योग इत्यादि की चर्चा वह करते हैं। तो इससे ज्योतिष के जो प्रारंभिक चीजें हैं उनका ज्ञान आपको हो जाता है, इसके लिए वह पुस्तक है। ठीक है। दूसरी बात आपकी कि गोल परिभाषा के लिए आप पूछ रहे हैं, तो गोल परिभाषा नाम की ही पुस्तक आपको प्राप्त होती है। गोल परिभाषा, इसमें आप डॉक्टर कमलाकांत पांडे की पुस्तक ले लें, बहुत सरल है, श्लोकों के साथ 2-2 लाइन में उनका अर्थ और 1 लाइन में उनका संस्कृत में व्युत्पत्ति उन्होंने बहुत अच्छा वहां दिया हुआ है। पतली सी मात्र 108 श्लोकों की पुस्तक है यह, लेकिन पूरे सिद्धांत ज्योतिष की कुंजी है यह, सिद्धांत गणित के लिए। सर राइटर का नाम प्लीज बोलिए ना। कमलाकांत पांडे। ठीक है सर, ठीक। बहुत पतली और बहुत मिल जाएगी आपको, बहुत
सरल तरीके में है, उससे सरल हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। ठीक, धन्यवाद। सर ये MJY 001 के लिए एक बेस बुक किनको बना सकते हैं? जी फिर से चंद्रोदय जी। MJY 01 के लिए बेस बुक कौन कौन से पढ़ सकते हैं? देखें बहुत सी बुक्स, यदि आप ज्योतिष से पहले से जुड़े हों, सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यदि जो लोग ज्योतिष से जुड़े हों वह उसके विषयों से संबंधित बुक्स को पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपने पूर्व के काल में ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है तो जो इसके लिए जो ग्रंथ होंगे उनको पढ़ने में आपका बहुत टाइम और बहुत श्रम जाएगा। तो इसके लिए मेरा यही सुझाव होगा कि आप लोग जो आप लोगों का पाठ्य सामग्री निर्माण किया गया है इग्नू का, उसको देखिएगा। वह आपको एक सभी का संकलन कर करके बनाया गया है विद्वानों के द्वारा, और वहाँ पे आपको सारी चीजें एक क्लियर रूप में मिल जाएंगी। अगर बुक्स लेंगे तो आप बहुत श्रम करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। सर जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी बोले। सर दो बातें हैं, सूर्य कभी उत्तरायण में कभी दक्षिणायन में होता है और कभी उत्तर गोल में कभी दक्षिण गोल में, इनमें क्या अंतर है? गोल में और उत्तरायण दक्षिणायन में क्या अंतर है? कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखें पृथ्वी हमारी, स्पष्ट आप लोग जान लें, पृथ्वी हमारी इस प्रकार की है, लगभग अंडाकार, ठीक है। हाँ जी सर। और यह 23.5-24 डिग्री, हम 24 डिग्री हम लोग मानते हैं आधुनिक विज्ञान के द्वारा, 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ठीक है, एक्सिस पे। तो इसको जब हम यह दोनों ध्रुव मानते हैं, इन दोनों ध्रुवों से यह एक 180 डिग्री पे हैं, दोनों आमने सामने हैं, और इनके ठीक बीच में पृथ्वी को यदि हम 90 डिग्री से काटते हैं तो ठीक बीचों बीच में आपका पृथ्वी कट जाती है। उत्तरी ध्रुव की तरफ, अगर यह उत्तरी ध्रुव है तो यह उत्तरी गोल हो जाएगा, उत्तर गोल, और यह हो जाएगा दक्षिण गोल, ठीक है। हाँ जी। मेषादि बिंदु यही होता है, मेष राशि का प्रारंभ यही होता है, ठीक है, इसी रेखा पे, ठीक। तो मेष से 6 राशि तक सूर्य जब रहेगा, 6 महीने, एक राशि पे 1 माह सूर्य होता है। मेष से लेकर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों पर जब तक सूर्य रहेगा उत्तर गोल में रहेगा, और तुला से लेकर मीन तक जब तक रहेगा दक्षिण गोल में रहेगा। यह तो स्पष्ट है आपको? हाँ जी। यहाँ पे आप कोई शंका नहीं करिए, बस राशि का जहां से प्रारंभ होता है, मेष से शुरू होता है राशि, तो मेषादि 6 राशि उत्तर, और कन्या पे के बाद तुला से मीन तक दक्षिण गोल में सूर्य हो जाएगा, ठीक है। यह गोल कहलाएगा, यही उस स्थिति होती है, स्पष्ट रहिए, यह वास्तविक स्थिति होती है। सूर्य वास्तव में उधर रहता है, लेकिन अब अयन की बात हो जाती है, उत्तरायण और दक्षिणायन, वह होता है कर्कादि और मकरादि 6 राशि। तो मैं यहां से आप 3 लाइनें और खींच लीजिए, ठीक, 3 लाइनें दिख रही हैं इधर जी। तो यहां पर आएगा सूर्य, तो आपका हो जाएगा कर्कादि 6 राशि, मकरादि 6 राशि में क्या होगा, वह उत्तरायण होगा, और कर्कादि 6 राशि में क्या होगा, दक्षिणायन होगा, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, वास्तव में यह वास्तविक सूर्य की स्थिति नहीं होती है, लेकिन हम लोग के वहां संहिताकार कहते हैं कि देखिए वो श्लोक दिमाग से मेरे स्पष्ट उतर रहा है,
कहने का तात्पर्य है कि आधी रात के बाद, अर्धरात्रि के बाद क्या होता है, अगले दिन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो सूर्य जब यहां पे रहेगा तो इनके लिए क्या होगा, दक्षिण ध्रुव वालों के लिए आधी रात का समय, तो सूर्य यहां से जब लौटना शुरू करेगा तो इनके लिए दिन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वास्तव में 3 महीने तो उनके लिए अंधेरा ही रहेगा, लेकिन दिन उनका शुरू हो चुका है, ऐसा कहा गया। इसलिए उनका 6 महीना। और जब इधर दक्षिण गोल में सूर्य 3 राशि तक रहेगा, दक्षिण गोल में 3 राशि पर आएगा और इसके बाद इधर लौटना शुरू करेगा, तो इधर के लोगों के लिए दिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह वास्तविक स्थिति नहीं होती है, लेकिन ऐसा हमारे वहां माना जाता है कि अर्धरात्रि के बाद दिन का प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए अर्धरात्रि गणना के कारण वहां पर यह माना गया है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर ये सौर दिन, सावन मान और नक्षत्र दिन है, तो नक्षत्र दिन और सावन दिन, नक्षत्र तो आपके 2.25 नक्षत्र में एक राशि होती है जिसमें चंद्रमा रहता है, और उसमें चंद्रमा का ही नक्षत्र हम गिनते हैं मास के लिए। तो जो नक्षत्र मान बुक में लिखा हुआ है कि 24 घंटे में एक नक्षत्र दिन होता है, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? नक्षत्र का उदय और अस्त बोल रहे हैं कि वो एक बार आने के बाद तो 27 दिन 30 दिन बाद अगला नक्षत्र आएगा ना, तो 24 घंटे कैसे टाइम दिया हुआ है? जी, आप चंद्रमा के हिसाब से जोड़ रही हैं। यह नक्षत्र उदय जो होता है, एक नक्षत्र के आज उदय से लेकर अगले दिन के उदय के मध्य जो काल होगा, वह काल एक नक्षत्र दिन कहलाएगा। लेकिन अगले दिन उदय कैसे हुआ? मतलब जैसे आज अश्विनी नक्षत्र हुआ तो अगले दिन फिर से अश्विनी नक्षत्र का उदय, इस तरीके से गिन रहे हैं क्या? हाँ, फिर जब वो दिखेगा आपको। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 नक्षत्र में एक राशि में है, तो अश्विनी कृतिका भरणी यदि अपन ने दिया है तो अगला अश्विनी वह चंद्रमा के चलने का है। वह जो आप देख रही हैं, वह चंद्रमा चल रहा है 2.25 दिन में एक राशि। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल केस में हमको अश्विनी का ही आपको अश्विनी का देखना है कि आज मान लीजिए 5 बजे आपने देखा कि आपके क्षितिज पर अश्विनी दिखा। हाँ। ठीक, और कल फिर जब दिखेगा उसके मध्य का, उसके बीच का जो समय होगा, वह नक्षत्र दिन कहलाएगा। तो इसका AM PM वह 60 घंटे का, वह 60 घंटे का ही होता है। हाँ जी, AM PM में उसका यूज करते हैं ऐसा सुना था, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? AM PM में इसका यूज करते हैं। हाँ, घटी पल में उसको, उसका मान घटी पल में होता है ना नक्षत्र दिन। हाँ 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 हाँ, वेट करें, वह 60 घटी का 24 घंटे का ही वहां मिलता है। क्योंकि नक्षत्रों का जो विचार आप करेंगे, नक्षत्र कहते हैं यह नक्षरत इति नक्षत्र, हाँ। जो चलता नहीं है वही नक्षत्र है। अच्छा, तो जब नक्षत्र की अपनी कोई गति नहीं है तो उसके उदय होने में कोई भी अंतर नहीं होगा। जो पृथ्वी का पूरा एक मोशन होगा, बस वही समय आपको मिलेगा। तो इसलिए वहां 60 घटी पूर्ण मिलती है, वही 24 घंटा है आपका। और इसीलिए जो घटी का उपयोग हम करते हैं, घड़ी का उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। मतलब पृथ्वी एक बार घूम गई तो एक नक्षत्र का उदय और अस्त हो गया ना, ये क्लियर हुआ एक बार घूमने के। ठीक है सर, थैंक यू सर। ज्योतिष का क्षेत्र कितना व्यापक है? पूर्व जन्म को भी बताता है, अगले जन्म तक जाता है, या सिर्फ इसी जन्म के बारे में बताता है? पुनः अपना स्पष्ट करें प्रश्न। सर मैं कह रहा हूँ ज्योतिष का स्कोप कितना है? ये पूर्व जन्म तक जाकर के अगले जन्म तक भी बता सकता है, या सिर्फ इसी जन्म के बारे में बताता है? जी आनंद जी, मैंने आप लोगों को किसी दिन एक श्लोक सुनाया था। वह वराहमिहिर का श्लोक है। वह अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखते हैं, यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः तस्य पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः तस्य पंक्तिम, मतलब आपने अन्य जन्मों में
जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उनके फल को ही ज्योतिष शास्त्र प्रकाशित करता है, बताता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत तो स्पष्ट है, हमारे वहां स्वीकार्य है। और आप जब देखेंगे तो आपको इसके कुंडली विचार में आपको यह प्राप्त भी हो जाएगा कि पूर्व जन्म की योनि का ज्ञान कुंडली से, किस प्रकार के योग होने पर पूर्व जन्म में आपका योनि क्या था, इसका ज्ञान वहां प्राप्त होता है, और अग्रिम का भी। सर जो मेरी बात क्रम है, एक मिनट आनंद जी का स्पष्ट हो जाए पहले जी, बोले। सर राशियों का जो क्रम है, जैसे मेष से आगे चलते हैं, उसका क्रम का कुछ विशेष है क्या, कि इसी तरह क्रम में जाएगा या कैसे होगा? कैसे स्पष्ट करते हैं कि ये मेष होगा, ये वो होगा, वृष होगा, ये मिथुन होगा? जी देखें, राशि नामक कोई पदार्थ आकाश में नहीं है, पहली चीज। नक्षत्रों के समूह से राशियों का निर्माण होता है, नक्षत्र मूल है, ठीक। नक्षत्र आकाश में हैं, उन नक्षत्रों को आचार्यों ने या ऋषियों ने देखा और कुछ नक्षत्रों को मिला करके एक आकृति बनी, उनको दिमाग में एक आकृति, आप भी देखेंगे तो उनको मिलाने पर उसकी आकृति स्पष्ट होती है कि हाँ, नहीं कभी देखते हैं आप तो, जैसे आप सप्तर्षि को देखिए उत्तर में, तो आपको पतंग दिखेगा, पूंछ वाला पतंग आकाश में जैसे उड़ता है, ठीक, 4 और उसके नीचे 3 का पूंछ, यही सप्तर्षि है जी। तो इसी प्रकार इन नक्षत्रों को मिलाने से मेष की आकृति, वृषभ की आकृति, कर्क की आकृति, तो जो आकृतियां बनी उन नक्षत्रों के समूह से, उसी को राशि नाम दिया गया। सर मेरा क्वेश्चन क्रम से था, क्रम जो है निर्धारित किया गया, पहले मेष आएगा, उसके बाद दूसरा होगा, ये कैसे निर्धारित हुआ? ये अब इसका प्रमाण तो आचार्य वचन ही है। आचार्यों ने एक क्रम निर्धारित किया कि यह मेष है, यह नक्षत्र मिल करके मेष राशि बन रहे हैं, तो पहला उन्होंने अश्विन्यादि मेष मान लिया, दूसरा वृषभ का बना, उसको वृष माना और उसमें वो नक्षत्र बता दिए कि इसमें यह नक्षत्र आएंगे, तो उन्हीं के हिसाब से है। इसका क्रम का निर्धारण राशियों के, जैसे ग्रहों के क्रम का निर्धारण की बात आती है, लेकिन इनके क्रम के निर्धारण का कोई ऐसा वो नहीं है कि क्यों किया गया, या आचार्यों ने बताया कि यह क्रम है तो वही क्रम चलता है। जी सर। गुरु जी, जैसे नक्षत्र उदय होते हैं ऐसे ही नक्षत्र अस्त भी होते हैं? हाँ, जो उदय होगा उसका अस्त होगा, ग्रह भी उदय होते हैं, अस्त होते हैं, नक्षत्रों का भी उदय और अस्त होता है। अस्त का तात्पर्य यह नहीं है कि वह अस्त होता है, अस्त का तात्पर्य यह है कि वह आपको नहीं दृष्टिगोचर होता है, आपको नहीं दिखाई देता है। सूर्य के विषय में भास्कराचार्य कहते हैं कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमी तमोहंतु दर्शने सती, जब दिनेश का सूर्य का दर्शन हो तो दिन, और जब तमी हंता यानी सूर्य का अदर्शन हो, दिखाई न दे, तो वही रात्रि है। तो इसी प्रकार ग्रह जब दिखाई दे तो उदय, न दिखाई दे तो अस्त, नक्षत्र भी दिखाई देंगे तो उदय, नहीं तो अस्त। धन्यवाद गुरु जी। आचार्य और प्रवृत्ति स्पष्ट कर दीजिए। हाँ मनीष जी। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ, सर हमारी बुक में सूर्य सिद्धांत के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत में पंच तन मात्रा में आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि दिए हुए हैं, और पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत में पंच तन मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध दिए हुए हैं। तो इसके बाद सर इसी में ही जो पुराणों में थोड़ा सा इसको आप फिर से स्पष्ट कर देंगे अपना एक बार फिर से सर? सूर्य सिद्धांत में पंच तन मात्रा में आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि दिए हैं, और सर जो पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें पंच तन मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध दिए हुए हैं, और उसमें सर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच महाभूत में दिए हुए हैं। और तो सर एक तो इनमें क्या अंतर आ रहा है,
एक ही जैसी चीज, मतलब एक जैसी चीजें अलग अलग आ रही हैं। और दूसरा सर, सूर्य सिद्धांत में ब्रह्मा के आगे अहंकार लिखा हुआ है, और जो भास्कराचार्य है उसमें अहंकार के आगे अनिरुद्ध लिखा हुआ है। और दूसरे में अनिरुद्ध को सूर्य जो वासुदेव पुत्र माना गया है। एक सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ब्रह्मा जी अहंकार ठीक या ठीक जी वासुदेव स्वयं ब्रह्मा, सर जी इसे थोड़ा जी बताइए। ठीक है। पहला आपका जो प्रश्न था उसमें जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के जो गुण होते हैं उन्हीं को तन्मात्रा कहते हैं। पंच महाभूतों के जो गुण होते हैं उन्हीं को तन्मात्रा कहते हैं। शब्द आकाश का गुण है, ठीक है। स्पर्श वायु का गुण है, ठीक है। तो जो उनके गुण हैं उनको तन्मात्रा कहते हैं। यहाँ स्पष्ट हो आप, ठीक है। ललित जी, मनीष जी का था। मनीष जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ, ये क्लियर हो रहा है। पंच महाभूतों के गुणों को तन्मात्रा कहते हैं। तो पहले गुण है तब भूत उत्पन्न होते हैं, स्पष्ट है। गुणों से भूत उत्पन्न होंगे। हाँ सर, ये क्लियर तन्मात्राएं है। उत्पन्न हुई, फिर गुण पंच महाभूत उत्पन्न हुए उनसे। पहली चीज, मतलब उसको आत्मा कह सकते हैं उसकी। पंच महाभूतों की वह गुण उनकी आत्मा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका दूसरा प्रश्न था कि उसको, ब्रह्म को हाँ अहंकार कहा है। तो यह शाब्दिक उनका अपना विचार है, समझ रहे हैं। अलग अलग आचार्य अपने हिसाब से वह अलग विचार करते हैं। और यह सूर्य सिद्धांत या भास्कर, इनका व्यक्तिगत यह कह सकते हैं कि ज्योतिष का यह मुख्य रूप से विषय नहीं है, समझ रहे हैं। भूगोल से जो संबंधित यह विषय है, यह मुख्य रूप से पौराणिक वर्णन ही है। अब उसमें है क्या कि किसी आचार्य ने किसी पुराण के हिसाब से अपने बात को व्यक्त किया है और किसी आचार्य ने अन्य पुराण के हिसाब से, इसीलिए थोड़ा सा वहां क्रम में आपको या नाम में भिन्नता प्राप्त होती है। ओके सर, धन्यवाद सर जी। आपने में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। जन्म के बारे में एक मिनट, ललित जी का प्रश्न ले रहा है, ललित जी का। हाँ सर, आपने बताया पूर्व जन्म में योनि के बारे में अपने कुंड में पता लगता है। कौन से भाव में योनि का पता लगता है सर? कौन से भाव को देखने से? केवल भाव से नहीं है, वहाँ योग मुख्य है, वहाँ योग मुख्य है, वहाँ योग मुख्य है। योग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। वहाँ ग्रहों के योग मुख्य हैं। और इसका विचार आप लघु जातक, मैंने आप लोगों को कहा था, तो लघु जातक को आप देखेंगे तो उसमें आपको 2-4 श्लोक इससे संबंधित प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा जी सर, एक प्रश्न और था। हाँ, एक प्रश्न ये आया था अभी इसमें क्षत्रिय कार्य में कि ये आयुर्वेद और कामशास्त्र का परिचय दीजिए। कामशास्त्र का क्या परिचय है? पुनः कामशास्त्र में परिचय क्या है उसका? अब कामशास्त्र का परिचय तो मुख्य रूप से अपने वात्स्यायन का ही मिलता है। किताब में भी दे रखा है, वो स्पष्ट नहीं है। और यहाँ प्रश्न भी आया था। अब क्योंकि इसका तो मुझे भी बहुत अध्ययन नहीं है, तो उसको आपको वहीं से देखना पड़ेगा या कहीं और सर्च कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कोई, अब ऐसा करते हैं हम लोग जी। BHU कौन बोल रहे हैं? सर, प्रवर्तक और आचार्यों का अंतर स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा, प्रवर्तक और आचार्यों का अंतर किसका प्रश्न है? जी जी ठीक है, ये प्रवर्तक और आचार्य, यह प्रश्न आया किसी का। हाँ, प्रवर्तक आप यहाँ अष्टादश प्रवर्तका सूर्य पितामहो व्यासो बताया गया था, ठीक है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः लोम वशिष्ठो। हाँ, अंतर आपको चाहिए तो देखें, प्रवर्तक का तात्पर्य यह है मेरा
कि मैंने आप लोगों को जब चर्चा की थी, ध्यान होगा, काल के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र का वर्णन, वैदिक काल से प्रारंभ, अंधकार युग, और उसके बाद आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य काल इत्यादि के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो वैदिक काल में केवल वेदों में इंगित मात्र है ज्योतिष का, जिसको हम लोग बीज कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी सी उससे संबंधित चर्चा प्राप्त होती है। फिर आगे आकर के लगध का चारों वेदों पे ज्योतिष का ग्रंथ वो बनाते हैं, छोटे 40-50 श्लोकों का करके, ठीक है। उसके बाद यह जो आचार्य हैं 18, यह 18 ऋषि, इनको आचार्य नहीं ऋषि कहते हैं, तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किया है, और इनको यह माना जाता है कि इनका जो उपदेश है वह, इनको ज्योतिष प्राप्त हुआ है वह स्वयं देवताओं से। जैसे कि सूर्य सिद्धांत का आता है कि सूर्य से उपदेश प्राप्त हुआ मय को, ठीक है। तो इन तो सर ये जी सर सुन ले मेरी बात, इन ऋषियों को एक्चुअली हमारा यह मानना है कि इनको अपने तपोबल या योग बल के द्वारा ज्योतिषीय पदार्थों को का ज्ञान हुआ, इसीलिए इनको प्रवर्तक कहते हैं। इन्होंने उसको उत्पन्न किया। बाद में जो हमारे चाहे आप आर्यभट्ट को लीजिए, भास्कर को लीजिए, वराहमिहिर को लीजिए, लल्ल को लीजिए, कमलाकर को लीजिए, किसी भी आचार्य जो है, आचार्य क्या किए, इन्होंने गवेषणा की। गवेषणा मतलब कहने का है कि उनको गणितीय प्रक्रिया के द्वारा उनको सिद्ध किया जी, समझ है, यंत्रों इत्यादि के माध्यम से। जी जी सर। तो इन्होंने प्रयोग किया, एक्चुअली वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको, जो आचार्य हैं। इन्होंने प्रयोग के द्वारा जाना, इनका सतत निरीक्षण किया, हमेशा देखा ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को, यह आचार्य हैं। और जिन्होंने योग बल या तपोबल के द्वारा या अपने प्रसन्न करके देवताओं को जिस भी विधि के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको कह सकते हैं, इंद्रियों से परे ज्ञान के द्वारा जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को जाना और बताया, वह प्रवर्तक है। और इंद्रिय जन्य ज्ञान के द्वारा जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को बताया है, वह आचार्य है। जी सर। तो सर ये क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट में कि प्रमुख आचार्यों का परिचय बताते हुए उनके ग्रंथों की विषय वस्तु का वर्णन करें, पर जो बुक है उसमें केवल आचार्यों के नाम है बस, और वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो उसमें नाम विषय वस्तु का कुछ डिटेल है ना, ग्रंथों का डिटेल है। तो कितने आचार्य, सारी डिटेल है, आचार्य तो बहुत सारे लिखना सर उसमें। हाँ, प्रमुख आचार्यों का कहा है ना जी। तो आप अपने हिसाब से कुछ प्रमुख आचार्य ले लीजिए, जैसे आप आर्यभट्ट ले लिया, वराहमिहिर लिया, भास्कर ले लिया, किसी ने लल्ल ले लिया, किसी ने श्रीपत ले लिया, ठीक है, किसी ने कमलाकर को ग्रहण कर लिया, किसी ने गणेश दैवज्ञ को ग्रहण कर लिया, और इन आचार्यों के ग्रंथों का आप कर लें। जैसे आप आर्यभट्ट का लेंगे तो आर्यभट्टियम हो जाए, सपोज दैट कि आर्यभट्ट का आपने ले लिया, आर्यभट्टियम उनका ग्रंथ मिल गया आपको, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। आप वराहमिहिर को ले लेंगे तो उनका बृहत संहिता आपको प्राप्त हो जाएगी, पंच सिद्धांतिका प्राप्त है, उनके विषय में थोड़ा लिख दें, चर्चा हुई है उसके बारे में। कि कोई सिद्धांत शिरोमणि ले लिया तो भास्कराचार्य का, किसी ने शिष्य धी वृद्धिदम ग्रंथ है लल्ल का, उनको ले लीजिए। कोई कमलाकर भट्ट का, कमलाकर भट्टी थी सिद्धांत तत्व विवेक है उनका, वह ले लीजिए। कोई गणेश दैवज्ञ का ले लीजिए, उनका यह है क्या कहते हैं, करण ग्रंथ, क्या नाम है उसका। नहीं सर, बट क्वेश्चन ये है कि जो आचार्यों के नाम है उनके आगे उनका आचार्यों के का नाम भी नहीं लिखा है कुछ। अच्छा, वहाँ ग्रंथों की चर्चा नहीं की गई है, नहीं किया, बस नाम थोड़ा ग्रह लाघव, हाँ ग्रह लाघव, ठीक। तो देखिए इसके लिए थोड़ा आपको सर्च तो करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे। आचार्यों का नाम डालेंगे आपको, मे बी कि उनके बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा इनका ले लेते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर साहब। जी सर, होरा स्कंद में 12 भावों के बारे में बताया गया, और लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं, मान लीजिए किसी एक ग्रह में भाव में कोई भी ग्रह नहीं है,
ग्रह नहीं है तो क्या उस भाव के बारे में हम किसी दूसरे भाव से उस ग्रह के बारे में पता कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ठीक है, सूर्य बहुत कहते हैं प्रथम मैं भाव में समझ बनी गया, है। जी समझ गया जी मैं आपका प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखें आप लोग, जो 12 भाव बने हैं, 12 खाने आपके जो बने हैं, एक सेकंड, जैसे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, दिखाई पड़ रहा है। तो इस जी सर जी दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ, ठीक है, इसमें कुछ भावों में आप देखेंगे तो कोई ग्रह नहीं है। जैसे आपके षष्ठ भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम में कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। ठीक, अब इसका जब आपको विचार करना होगा तो आप यह देखिए कि जैसे हम इस भाव को लें, तृतीय भाव हमारा, इसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन तृतीय जो तीसरी राशि है यह, यानी मिथुन है, मिथुन राशि का स्वामी कौन है? यह आप देखेंगे तो बुध है उसका स्वामी। तो अब हम देखेंगे कि बुध की स्थिति क्या है। इसमें आपको बुध देखना पड़ेगा कि कहाँ बैठा है। तो बुध देखिए यहाँ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। जी अब वह किस राशि के घर में है? तो द्वितीय भाव, यानी कि वह शुक्र का घर है। तो शुक्र के साथ बुध का संबंध कैसा है? मित्र है, शत्रु है, यह देखेंगे, या सम है। फिर शुक्र की स्थिति देखेंगे और यह देखेंगे कि इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि सबकी पूर्ण पड़ती है, तो यहाँ चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, चंद्रमा और बुध का क्या संबंध है यह भी देखेंगे। तो शत्रु का संबंध है बुध की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से तो मित्र का है। तो उसके हिसाब से फिर उस भाव का हम फलादेश करेंगे। समझ रहे हैं? जिस भाव का आपको विचार करना हो, केवल उसमें ग्रह देख करके विचार नहीं करेंगे, उस भाव का स्वामी कहाँ है और उस भाव पर किसकी किसकी दृष्टि है, उसके स्वामी किस स्थिति में है, इन सब का भी विचार करके उस भाव का विचार करेंगे। तो इसमें नक्षत्र का भी विचार करते हैं ना सर, कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में, वो भी ऐड करना होगा ना, नक्षत्रों का भी विचार होगा ना कुंडली में इसके साथ। यह तो जब आप ग्रह को राशि पर पाएंगे तभी कंफर्म हो जाएगा किस नक्षत्र पर वह है। यहाँ पे उसका कोई विचार नहीं करने की आवश्यकता है आपको। नक्षत्र का विचार करने की यहाँ पर कोई कुंडली में यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके सर, थोड़ा सा परिचय दे देंगे? सर आपकी भी कोई बुक है लिखी हुई? नहीं, आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है। अब डॉक्टर जी बोले। आपकी भी सर कोई बुक लिखी हुई है जो ज्योतिष के ऊपर? खुद अपना प्रमोशन करना अच्छी बात थोड़ी है। समय आने पे कोई और बता देगा, कोई और बता देगा। स्टूडेंट के फायदे के लिए सर बताइए। नहीं, अभी जो आप लोगों का जो विषय है इससे रिलेटेड नहीं है वो बुक मेरी। वह केवल मैथमेटिकल है, तो इसलिए उधर, हाँ, वो आप लोग के अभी उपयोग की नहीं है। जी वो आप लोग के उपयोग की नहीं है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा भी है डॉक्टर पांडे से। जी डॉक्टर साहब, हम अगर कभी जुड़वा लोगों की पत्री देखते हैं तो उसमें प्रायः 5 या 10 मिनट का अंतर होता है, और लगभग देखने में दोनों पत्री बिल्कुल डिटो कॉपी होती हैं, जबकि वो दोनों शख्सियत बिल्कुल डिफरेंट भी होती हैं। कई बार उनके बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी पढ़ाई डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंस कहाँ ढूंढे हम उनकी पत्री में, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल एक जी जी, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपको।
कुछ ही परिस्थितियों में कुंडलियां उनकी भिन्न होंगी, जब एकदम उस समय लग्न बदल रहा हो या राशि बदल रही हो, अन्यथा एक ही कुंडली दोनों की हो जाती है और यह बड़ी कठिन है। ठीक है, तो इसके ऐसी परिस्थिति में आपको यह जो आप एक लग्न से देखते हैं जन्म कुंडली से, इससे आगे बढ़ना पड़ता है आपको। इसका विचार आप जब षोडशांश कुंडली देखेंगे, षोडशांश 16वां हिस्सा षोडशांश, वहां जाकर के दोनों की कुंडली में भिन्नता मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखें, मेरे बात को समझें। हाँ जी। जो जन्म कुंडली आप बनाते हैं वह लग्न से बनाते हैं। हाँ जी। और एक लग्न लगभग 2-2.5 घंटे 2.5 घंटे का होता है। ठीक, तो इसलिए ये कुंडली एक हो जाती है। अब हम जब इसको और डीप करेंगे, इसको और छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, मिनट तक जब चले जाएंगे तोड़ते तोड़ते 16 हिस्से में, तब आपको दोनों कुंडलियों में फर्क मिल जाएगा। और वहां पर जाकर के आपको ये, अर्चना जी कृपया अपना आप माफ कर दीजिए, तो वहां पे जाकर के आपको दोनों कुंडलियां अलग भिन्न हो जाएंगी और फिर विचार करेंगे तो उसका उत्तर थोड़ा सा पाएंगे। अर्चना जी कृपया अपना आप कर लीजिए और देखें ऐसी करें। ये तो कंफर्म हो गए आप हेमंत जी? हाँ जी। दूसरी बात, दिक, देश और काल, यह 3 मुख्य बिंदु होते हैं हम लोगों के विचार के, कि वह कैसे समाज कैसे स्थान पर रह रहा है, क्या उसका देश है, और दिक का तो खैर यहाँ विशेष नहीं हुआ है, लेकिन काल, समय और देश, इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि। लेकिन जुड़वा में यह दोनों लगभग एक ही होता है, तो इसलिए बहुत से प्रश्नों का बहुत डीप उत्तर वहां पे नहीं प्राप्त हो पाता है। षोडशांश में मोटी मोटी बातें आप